बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा इसमें आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानब। आपका आज का लेक्चर जो है वो है हीमोस्टेसिस के बारे में। ठीक है जी, हीमोस्टेसिस के बारे में है किस तरह से जो है जो आपका नॉर्मल हीमोस्टेटिक्स जो प्रोसेस है वो किस तरह से उसको कायम रखा जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी, और किस तरह से जो है वो एक्टिवेट होता है। अगर एक्टिवेट होता है तो कौन कौन से सेल्स वहाँ पे माइग्रेट करते हैं और किस तरह से वहाँ पे जो है वो थ्रोम्बोसिस या फिर क्लॉट फॉर्मेशन की जाती है जबकि इंजरी होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो चलते हैं आपने आज के लेक्चर की जानब जो कि हीमोस्टेसिस के बारे में है। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 23। सो हीमोस्टेसिस की डेफिनेशन हम करेंगे। हीमोस्टेसिस क्या है? हीमोस्टेसिस इज़ प्रिसाइजली कंट्रोल्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग द प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स and endothelium that occurs at the site of the vascular injury and culminates in the formation of the blood clot which serves to prevent or limit the extent of the bleeding। ठीक है ना। तो ये बेटा एक थोड़ी सी लंबी चौड़ी सी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई एम जस्ट एलैबोरेटिंग इट। लाइक होमियोस्टेसिस क्या है? देखिए, होमियोस्टेसिस जो है वो एक बहुत ही प्रिसाइजली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। क्या है वो? एक बहुत ही प्रिसाइजली कंट्रोल से मुराद ये है कि बहुत प्रिसाइज कहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब कि फाइन वे से, इंतहाई अच्छे तरीके से जो है कंट्रोल किया जाने वाला प्रोसेस है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं देखें। इट इन्वॉल्व्स द प्लेटलेट्स, इसमें प्लेटलेट्स शामिल हैं। इट इन्वॉल्व्स द क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एंडोथीलियम जो है वो शामिल है। ठीक हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाने वाला प्रोसेस है जिसमें जो चीज़ें शामिल हैं उनमें प्लेटलेट्स आ जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं और एंडोथीलियम है। ठीक है ना। तो ये सारे क्या करते हैं? ये जिस जगह पे इंजरी होती है, दैट अकर्स एट द साइट ऑफ वेस्कुलर इंजरी, ये जिनमें प्लेटलेट्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, ये एंडोथेलियम है, ये एट द साइट ऑफ सेल इंजरी ये होंगे। ठीक है ना, उस जगह पर पाए जाएंगे। और क्या करेंगे? ये फिर ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है ना, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करवाएंगे। और फिर जो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट क्या काम करेगा? ब्लड क्लॉट ये काम करेगा कि इट सर्व्स टू प्रिवेंट, वो खून के बहाव को रोकेगा या लिमिट या कम कर देगा द एक्सटेंट ऑफ द ब्लीडिंग। ठीक है ना। तो जो ब्लड क्लॉट बनेगा वो ब्लड क्लॉट दो काम करेगा, या तो वो मुकम्मल तौर पे खून के बहाव को रोक देगा या फिर उसको कम से कम करेगा। ठीक हो गया। अब बेटा आई थिंक आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस एक बहुत ही अच्छे तरीके से, नायाब तरीके से कंट्रोल किया जाने वाला प्रोसेस है। अब कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं? इसमें प्लेटलेट शामिल है, क्लॉटिंग फैक्टर और एंडोथेलियम शामिल है। ठीक हो गया। और ये वेस्कुलर इंजरी वाली साइड पे ये सारे जमा हो जाएंगे और क्या करेंगे? ये ब्लड क्लॉट बनाएंगे। ब्लड क्लॉट जो बनता है वो क्या काम करेगा? वो खून के बहाव को या तो मुकम्मल तौर पे रोक देगा या फिर उसके प्रोसेस को, खून के बहाव को अगर मुकम्मल तौर पे नहीं रोकता तो वो उसको कम से कम कर देगा। ठीक हो गया। ये था आपका होमियोस्टेसिस। अब हम चलते हैं इवेंट्स की जानब। कुछ इवेंट्स हैं जो कि होमियोस्टेसिस में शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहले देखें आर्टीरियोलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन है, और सेकंड इसमें है प्राइमरी होमियोस्टेसिस, फिर सेकेंडरी होमियोस्टेसिस है, फिर क्लॉट फॉर्मेशन है और क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन। ठीक हो गया। सो चलते हैं इन इवेंट्स की जानब एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। आर्टियोलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन है, प्राइमरी होमियोस्टेसिस है, सेकेंडरी होमियोस्टेसिस है और क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्ट्रियोलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। आर्टरीज आपको पता है क्या होती हैं
जो ब्लड नॉर्मली जो ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट करती हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन से मुराद है कि उनका सिकुड़ जाना। देखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि आर्ट्रियोलर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी जल्दी, जैसी इंजरी हुई। तो बेटा ये हम इन्फ्लेमेशन से ही पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि जो आर्टरीज हैं उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो हो जाएगी। फिर क्या है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, मार्क रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। जैसे ही आर्टरीज की वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जाहिर बात है जो ब्लड फ्लो है वो कहते हैं एक बहुत ही वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा ब्लड फ्लो के में कमी के अंदर, ठीक है ना। एक मार्कली आपको रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो नज़र आएगा, मतलब कि वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा आपको, ठीक है ना, इंजरी के एरिया के ऊपर। तीसरे स्टेप में क्या है कि इट इज़ मेडिएटेड बाय द रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म। तो अब वेजो कंस्ट्रिक्शन किस तरह से होती है, हम कहते हैं जी वेजो कंस्ट्रिक्शन तो होती, तो कौन करवाएगा वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो बेटा वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो आपके न्यूरॉन्स इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, इस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो है एक रिफ्लेक्स है न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म की, वो इसको कंट्रोल करेगी, ठीक हो गया। फिर चौथे स्टेप में देखें, ऑगमेंटेड बाय द लोकल सेक्रेशन ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें कुछ लोकल सेक्रेशंस और कुछ फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें एंडोथीलियन है, जो है एंडोथीलियन क्या है, वो एक पोटेंट एंडोथीलियम ड्राइव्ड वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है ना। तो एंडोथीलियन जो है वो फैक्टर है जो कि एंडोथीलियम से ही निकलेगा, लेकिन ये वेजोकंस्ट्रिक्टर के तौर पे जो है वो काम करता है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जिसमें न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म है या एंडोथीलियम की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करवाएंगी, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देंगी एट द साइट ऑफ इंजरी, और उससे जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कम से कम किया जाएगा, ठीक हो गया। दिस इफेक्ट इज़ ट्रांजिएंट। वो कह रहे हैं कि ये जो असर है ये जल्दी है, ताहम जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग वुड रिज्यूम इफ नॉट फॉर एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स एंड कोआगुलेशन फैक्टर, ठीक हो गया। दिस प्रोसेस या दिस इफेक्ट इज ट्रांजिएंट, हाउएवर द ब्लीडिंग वुड रिज्यूम। वो कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही मतलब कि कम वक्त के लिए है, ताहम ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो सकती है अगर प्लेटलेट्स एक्टिवेशन नहीं होती या फिर कोआगुलेशन फैक्टर्स वहाँ पर नहीं आते। तो जो पहला प्रोसेस है वेजोकंस्ट्रिक्शन का वो बहुत ही कम वक्त के लिए है या शॉर्ट टाइम के लिए है, ताहम अगर जो है वो प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन नहीं होती या कोआगुलेशन फैक्टर उस जगह पे आके अपना काम नहीं शुरू कर सकते, तो ब्लीडिंग जो है ये दोबारा रिज्यूम हो सकती है। रिज्यूम का मतलब होता है बेटा जहाँ से कोई चीज़ ख़त्म हो दोबारा उसी जगह से अगर वो उसको शुरू कर रहे हैं हम, तो इसको हम कहते हैं रिज्यूम, ठीक हो गया। ये देखें इसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन है, इसकी तस्वीर है बाकायदा तौर पे। ये देखें बेटा नॉर्मली क्या हुआ कि यहाँ पर इंजरी हुई, ये नॉर्मल आपकी ब्लड वेसल है, इसमें ये उसके एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो ये वाली है, ठीक है ना, रेडिश कलर की। फिर ये स्मूथ मसल्स हैं, आर्टीरियल स्मूथ मसल्स, ठीक होगा। दूसरी जानब क्या होगा कि जैसे ही कोई इंजरी होगी तो जो एंडोथीलियम है वो एंडोथीलियन रिलीज कर देगा जो कि वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। अभी हमने पढ़ा कि एंडोथीलियन जो है ये एक फैक्टर है जो कि वेजोकंस्ट्रिक्शन में इन्वॉल्व है। और इसके अलावा रिफ्लेक्स वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स जाके जो स्मूथ मसल्स हैं एंडोथीलियम के उनके ऊपर असरअंदाज होंगे, तो उससे भी जो है वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी एट द साइट ऑफ द इंजरी, ठीक हो गया। फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जिसमें कोलेजन वगैरह वो भी उस जगह के ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। बात समझ आ गई कि नहीं। ये था मेरा पहला स्टेप जिसको अभी हमने डिस्कस किया, वेजोकंस्ट्रिक्शन। इसमें देखें कि एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, उसमें एंडोथीलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आर्टीरियल स्मूथ मसल्स हैं। तो जैसे ही इंजरी होगी तो क्या होगा कि एंडोथीलियम रिलीज हो जाएगा, और इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स वेजोकंस्ट्रिक्शन है वो एक्टिव हो जाएगी, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसमें कोलेजन वगैरह शामिल है वो भी उस जगह पर आना शुरू हो जाएगा। ये था पहला स्टेप। Now come to the second point. The second point is primary hemostasis. Primary hemostasis को हम फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लेक भी कहते हैं। इसमें देखें क्या होगा, सबसे पहले कि डिस्ट्रप्शन ऑफ एंडोथीलियम। जैसे ही एंडोथीलियम की डिस्ट्रप्शन होगी तो ये किसको एक्सपोज कर देगी, जाहिर बात है बेटा एंडोथीलियम के नीचे सम एंडोथीलियम वोन विली ब्रांड फैक्टर्स हैं, वोन विली ब्रांड फैक्टर्स और कोलेजन को ये क्या कर देगी, एक्सपोज कर देगी। बात समझ गया।
जैसे ही ऊपर से एंडोथीलियम आपकी रप्चर हुई है तो एंडोथीलियम के नीचे जो सब एंडोथीलियल चीजें हैं जिसमें वोन विली ब्राउन फैक्टर्स हैं और कोलेजन है, ये एक्सपोज हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये क्या करेंगे, दे प्रमोट द प्लेटलेट एडहियरेंस एंड एक्टिवेशन। ये जो वोन विली ब्राउन फैक्टर और कोलेजन है ये क्या करेंगे, ये प्लेटलेट की एडहियरेंस और एक्टिवेशन को प्रमोट करेंगे। ठीक हो गया। फिर क्या होगा उसके बाद ये होगा कि प्लेटलेट्स की एडिशन और एक्टिवेशन हो जाएगी। तो जैसे ही प्लेटलेट की एक्टिवेशन होगी एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेशन क्या होगा, ड्रामेटिक शेप चेंज आ जाएगी, मतलब कि एक वाजे तौर पे जो है शक्ल चेंज हो जाएगी। किन की, प्लेटलेट्स की। ठीक है ना। फ्रॉम स्मॉल राउंडेड डिस्क्स ऑफ द फ्लैट प्लेट्स टू द स्पाइकी प्रोट्रूजन्स दैट मार्कली इंक्रीज द सरफेस एरिया। वो कह रहा है कि जैसे ही प्लेटलेट की एक्टिवेशन होगी तो प्लेटलेट की एक्टिवेशन को हम किस तरह से देखते हैं कि जो नॉर्मल उनकी शेप है, मतलब कि जो नॉर्मल शेप है राउंडेड डिस्क शेप प्लेटलेट्स की, वो कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें स्पाइकी प्रोट्रूजन्स हो। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक बहुत ही फ्लैट प्लेटलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब चौड़े चपटे प्लेटलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी वजह से जैसे ही वो प्लेटलेट्स जो है वो चौड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा बात है, जब कोई चीज़ चौड़ी होती है तो बेटा वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जब वो बड़ी होती है तो उसका जो सरफेस एरिया वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। ये अगले स्टेप में प्लेटलेट की एक्टिवेशन होगी। उसके बाद देखिए चौथे स्टेप में क्या होगा, रिलीज ऑफ सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स अकर। जो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया ना। उसके बाद क्या होगा कि जो ग्रैन्यूल्स हैं सेक्रेटरी वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। और फाइनल स्टेप में क्या होगा, विद इन मिनट्स, 1 मिनट के अंदर ही क्या हो जाएगा कि सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिक्रूट एडिशनल प्लेटलेट्स। जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं वो ना सिर्फ खुद उस जगह पर आएंगे बल्कि वो एडिशनल प्लेटलेट्स को, मतलब और ज्यादा प्लेटलेट्स को क्या करेंगे, अपनी जानब अट्रैक्ट करेंगे या उनकी रिक्रूटमेंट जो है उस जगह पर करेंगे। इसमें क्या होगा, विच अंडर गोज द एग्रीगेशन ऑफ टू फॉर्म द प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लैक। अब इससे क्या होगा कि अब इससे प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लैक जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा बेटा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। प्राइमरी हीमोस्टेसिस क्या है, सेकंड स्टेप ये है फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटल प्लैक। क्योंकि जैसे ही एंडोथीलियम डिसरप्ट होगी तो सब एंडोथीलियल वोन विली ब्राउन फैक्टर्स और कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा। अब ये प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन और एडियरेंस को यकीनी बनाएगा। और प्लेटलेट्स की एडियरेंस और एक्टिवेशन में क्या होगा कि प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल राउंडेड डिस्क शेप है वो एक बहुत ही चौड़े चपटे और प्रोट्रूजन्स में बाहर निकली हुई चीज़ें जिसको बोलते हैं प्रोट्रूजन्स, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स रिलीज होंगे। वो ग्रैन्यूल्स ना सिर्फ खुद उस जगह पे रिलीज होंगे बल्कि और ज़्यादा प्लेटलेट्स को उस जगह के ऊपर इकट्ठा करेंगे और एक प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लैक जो है वो बना देंगे। ठीक हो गया। ये देखें बेटा प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लैक, इसमें देखें ये वही एंडोथीलियम है। ठीक है ना। और इसमें क्या होगा कि अब प्लेटलेट जो है ये देखें, ये साइट ऑफ इंजरी है तो प्लेटलेट यहाँ पर आकर एडहियर हो गए। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही एंडोथीलियम यहाँ से, ये देखें बेटा ये एंडोथीलियल सेल है लेकिन यहाँ पर नहीं है, जैसे ही एंडोथीलियल सेल यहाँ से डिस्टर्ब होंगे तो वोन विली ब्राउन फैक्टर्स और जो कोलेजन है वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है ना। वो क्या करेगा कि प्लेटलेट्स को यहाँ इस जगह के ऊपर एडहियर करेगा, तो प्लेटलेट्स की एडहियरेंस हो जाएगी वोन विली ब्राउन फैक्टर्स के और कोलेजन के जरिए। ये देखें ना बेटा, जैसे ही आपकी जो है वो एंडोथीलियम डिसरप्ट हुई है तो इस जगह पर ये वोन विली ब्राउन फैक्टर्स ये वाले रेडिश डॉट और ये कोलेजन ये वाले जो जंजीर की तरह है ये आना शुरू हो जाएंगे। ये जैसे ही आएंगे तो इनके ऊपर आकर प्लेटलेट्स जो हैं वो आकर एडहियर करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया ना, एडहियरेंस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, उनकी शेप चेंज हो गई। ये देखें ये राउंड शेप थे और फिर ये चौड़े चपटे जो हैं प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे इनका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे तो ये फिर ग्रैन्यूल्स रिलीज कर देंगे जिसमें ADP है या TXA2 है, ये ग्रैन्यूल रिलीज करना शुरू हो जाएंगे। अब ये ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, ये ब्लड में शामिल हो जाएंगे और ये जैसे ही ब्लड में शामिल हो जाएंगे तो और ज्यादा प्लेटलेट्स को वहां से खींच कर यहाँ इकट्ठा कर देंगे, मतलब कि और ज्यादा प्लेटलेट्स की रिक्रूटमेंट करेंगे। वो प्लेटलेट्स जो हैं फिर यहाँ पर एडहियर हो जाएंगे, एडहियरेंस हो जाएगी और फिर उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी और उनका जो सरफेस एरिया वो ज्यादा हो जाएगा। फाइनल स्टेप में क्या होगा कि एग्रीगेशन होगी प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा, और एग्रीगेशन से क्या बन जाएगा, प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लैक जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई है ना।
अच्छा जी, नेक्स्ट चलें। अब उसके बाद है सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लेक, यस जो थर्ड स्टेप है, देखें इसको हम डेपोजिशन ऑफ द फिब्रिन भी कहते हैं। देखें टिश्यू फैक्टर क्या होगा, देखें टिश्यू फैक्टर एक्सपोज्ड एट द साइट ऑफ इंजरी, कि जो टिश्यू फैक्टर है वो इंजरी वाली जगह पे एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। अब टिश्यू फैक्टर जो है वो क्या है, वो एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड प्रोकोआगुलेंट है ग्लाइकोप्रोटीन के, ठीक हो गया, टिश्यू फैक्टर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाय द सब एंडोथेलियल सेल, वो कहते हैं कि नॉर्मली इसको कौन जाहिर करता है, सब एंडोथेलियल सेल्स को, इन द वेसल्स एज द स्मूथ मसल्स सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। नॉर्मली क्या होगा कि सब एंडोथेलियल सेल्स जैसा कि ब्लड वेसल्स में हैं या स्मूथ मसल सेल्स में हैं या फाइब्रोब्लास्ट में, वो इनको एक्सप्रेस करेंगे, मतलब कि टिश्यू फैक्टर्स। फिर क्या होगा, टिश्यू फैक्टर बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स द फैक्टर 7, टिश्यू फैक्टर जो है वो फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो सेटिंग इन मोशन कैस्केड्स आर रिएक्शंस दैट कल्मिनेट द थ्रोम्बिन जनरेशन। तो फैक्टर 7 जैसे ही एक्टिवेट होगा, मतलब कि इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे के जरिए, तो वो आगे जो है वो स्टेप्स के जरिए जो भी हम पढ़ेंगे वो थ्रोम्बिन फॉर्मेशन या थ्रोम्बिक जनरेशन जो है वो शुरू करवा देगा, ठीक हो गया। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या है बेटा, ये देखें प्राइमरी हीमोस्टेसिस में आपकी जो प्लेटलेट्स थे वो वहाँ पर आकर जमा हुए और उन्होंने प्लेटलेट प्लेक बना दिया या प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लेक बना दिया। सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लेक में क्या होगा कि अब फिब्रिन आकर प्लेटलेट्स के अलावा क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, फिब्रिन आकर वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, और फिब्रिन को कौन लेके आएगा, टिश्यू फैक्टर्स, ठीक है ना। टिश्यू फैक्टर जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोकोआगुलेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये सब एंडोथेलियल सेल्स इनके साथ एक्सप्रेस होंगे, जाहिर होंगे, और जो है ये स्मूथ मसल्स और मतलब कि ये किसके साथ एक्सप्रेस होंगे, सब एंडोथेलियल सेल्स के जैसा कि स्मूथ मसल्स और फाइब्रोब्लास्ट, ठीक हो गया। ये थी बेटा सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। और इसके बाद क्या होगा कि थ्रोम्बिन जो है वो क्लीव होना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी सर्कुलेटिंग फिब्रिनोजन के अंदर, और फिर फिब्रिनोजन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्टिवेट हो गए, और थ्रोम्बिन जो है ये फिब्रिनोजन को जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म है उसको एक्टिवेटेड फॉर्म या फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि फिब्रिन मैशवर्क बन जाएगा, मतलब कि जो है एक बहुत बड़ा जाल बन जाएगा, और ये एक पोटेंट एक्टिवेटर है प्लेटलेट्स के लिए, और इससे क्या होगा कि एडिशनल प्लेटलेट्स भी वहाँ पर आकर एक्टिवेट कर जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि जैसे ही एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, और फिर वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और फिब्रिन एक बहुत बड़ा जाल बिछा देगा, और उस जाल में फिर और ज़्यादा प्लेटलेट्स आकर फंसना शुरू हो जाएंगे, ठीक होगा। इसके बाद क्या होगा कि सीक्वेंस इज रेफर टू एज द सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, या फिर कंसोलिडेट्स द इनिशियल प्लेटलेट फ्लैग, ठीक है ना। कह रहा है कि ये सारी की सारी जो सीक्वेंस है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस भी जो है इसको बोल सकते हैं। ये देखें बेटा सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होगा कि देखें टिश्यू फैक्टर्स हैं वो रिलीज हुए, टिश्यू फैक्टर जैसे ही रिलीज हुए तो इन्होंने क्या कर दिया कि फॉस्फोलिपिड्स कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस की, जिससे थ्रोम्बिन एक्टिवेशन हुई, और फिब्रिन पोलीमराइजेशन होने से जो है वो क्या होगा कि ये जो ब्लू कलर का है ये जाल बिछ गया। जैसे ही जाल बिछेगा तो इसमें फिर फिब्रिन जो है फिब्रिनोजन से कन्वर्ट होकर फिब्रिन में वो भी यहाँ पे आकर एग्रीगेट होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा बेटा जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो भी आकर मजीद इसके अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। फाइनल या चौथे स्टेप में क्या होगा कि क्लॉट स्टेबलाइजेशन है, या इसको हम रिजॉर्प्शन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, देखें पोलीमराइजेशन ऑफ द फिब्रिन एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेट्स अंडरगोज द कॉन्ट्रैक्शन टू फॉर्म द सॉलिड परमानेंट प्लेक दैट प्रिवेंट्स द फर्दर हेमोरेज। वो कह रहा है कि जो पोलीमराइज्ड फिब्रिन है और प्लेटलेट एग्रीगेट्स हैं वो अब क्या करेंगे, वो अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे और एक बहुत ही सॉलिड और परमानेंट प्लेक बनाएंगे जो कि मतलब कि रोकेगा मजीद हेमरेज को जो है वो रोकेगा। ठीक हो गया, मतलब कि जो पोलीमराइज्ड फिब्रिन और प्लेटलेट्स हैं वो जमा हो जाएंगे और एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन करवा देंगे एक सॉलिड मैस की, परमानेंट प्लेक की, जो कि मजीद जो है हेमरेज होने से रोकेगा। ठीक हो गया। At this stage, contra-regulatory mechanisms are set into the motion. इस स्टेज में क्या होगा कि कॉन्ट्रा रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है
वो भी हरकत में आ जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, दैट लिमिट द क्लॉटिंग टू द साइट ऑफ द इंजरी, जो कि इंजरी वाली साइड पे जो क्लॉटिंग हो रही है उसको क्या कर देंगे, कम से कम कर देंगे। इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली वहाँ पर जो है एक क्लॉट बन जाएगा, रिजॉर्प्शन बन जाएगी और जो है टिश्यू जो है वो दोबारा रिपेयर की जान जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें किस तरह से रिलीज होते हैं फिब्रिनोलाइसिस, TPA, मतलब कि फिब्रिनोलाइसिस होती है और थ्रोम्बो मोड्यूलिन जो है वो रिलीज होती है, जो कि मजीद जो कोआगुलेशन है उसको रोकेगी। ठीक हो गया। ये देखें, ये मैशवर्क है, ये कोलाजन फाइबर्स हैं और ये पोलीमराइज जो फिब्रिन है, ये ट्रैप्ड रेड ब्लड सेल्स हैं। जारी बात है बेटा, ये जाल बिछ जाएगा तो उसमें ना सिर्फ फिब्रिन जो है वो आगे डिपॉजिट होगी, जमा होगी, फंसेगी, बल्कि प्लेटलेट्स भी फंस जाएंगे। इसके अलावा कुछ ब्लड सेल्स भी, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स या न्यूट्रोफिल जो हैं वो भी आकर इस जगह के ऊपर आकर इस जाल में फंसना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये थी आपकी 4 स्टेजेस इसमें हीमोस्टेसिस में। अब हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे जो इस प्लेक फॉर्मेशन में जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो प्लेक फॉर्मेशन में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बेटा प्लेटलेट्स। देखें ना, सबसे पहले कौन सी चीज़ आई थी, प्लेटलेट्स आई थी। ठीक हो गया। देखिए, प्लेटलेट्स प्ले क्रिटिकल रोल इन द हेमोस्टेसिस बाय फॉर्मिंग द primary plaque that initially seals the vascular defects and by the providing the surface area that binds and concentrate the activated collagen factors। वो कह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि प्राइमरी प्लैक बनेगा, जो कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो बनाएंगे। ना सिर्फ ये प्राइमरी प्लैक बनाएंगे बल्कि ये सरफेस एरिया के साथ जो है मतलब कि एक्टिवेटेड कोआगुलेशन फैक्टर्स की जो है सरफेस एरिया के साथ जुड़ने में भी बड़े अहम साबित होंगे। ठीक होगा। प्लेटलेट्स आर डिस्क शेप ए न्यूक्लिएट। प्लेटलेट्स क्या होंगे, ये डिस्क शेप है, इनमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। सेल फ्रेगमेंट्स, बेटा इनको प्लेटलेट्स को हम सेल्स नहीं बोल सकते, प्लेटलेट्स को हम सेल्स नहीं बोल सकते, दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स और इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक हो गया ना। दैट आर शेड, ये कहाँ से निकलेंगे, ये मेगा कैरियर साइट से निकलते हैं। प्लेटलेट्स कहाँ से निकलते हैं, मेगा कैरियर साइट से निकलेंगे, बोन मैरो में। ठीक है ना। कहाँ पर जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में। अब प्लेटलेट्स की थोड़ी सी डेफिनेशन वो करता है कि प्लेटलेट्स क्या है, दीज आर डिस्क शेप ए न्यूक्लिएट सेल्स फ्रेगमेंट्स दैट आर शेड फ्रॉम द मेगा कैरियर साइट्स इनटू द बोन मैरो, इन द बोन मैरो इनटू द ब्लड स्ट्रीम। के बोन मैरो के मेगा कैरियर साइड से प्लेटलेट निकलेंगे, होंगे क्या, ये डिस्क शेप होते हैं और ये न्यूक्लिएटेड जो है सेल फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन इनका डिपेंड करता है सेवरल ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टाइल साइटोप्लाज्म्स के ऊपर। ठीक है ना। और दो तरह से जो है वो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जो है वो बनेंगे। पहले क्या है, अल्फा ग्रैन्यूल्स, फिर क्या है, डेंस या गामा ग्रैन्यूल। अल्फा ग्रैन्यूल्स क्या है, दे हैव टू हैव द एडहियन मॉलिक्यूल, इनमें एडहियन मॉलिक्यूल होगा, पी सिलेक्शन होगी, प्राइमरी सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, ऑन देयर मेम्ब्रेन। इनमें जो है वो प्राइमरी सिलेक्शन होगी उनके मेम्ब्रेन में, और इसमें प्रोटीन्स शामिल होंगी जो इसमें जो है जो कि कोआगुलेशन को इन्वॉल्व करेगी, जैसे कि फिब्रिनोजिन है या कोआगुलेशन फैक्टर 5 है या बोन बिलीवरेंट फैक्टर है या प्रोटीन फैक्टर है, जिनमें फिब्रोनेक्टिन है या प्रोटीन प्लेटलेट फैक्टर 4 है या फिर प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है, PDGF जिसको बोलते हैं, या फिर ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है ना। तो ये ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है ना। पी सिलेक्शन में आएंगे और इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स हैं, कुछ फिब्रिनोजिन्स हैं और फिर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स। और डेंस या गामा ग्रैन्यूल्स क्या हैं, इनमें एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होगा और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा और आयोनाइज्ड कैल्शियम होगा और सीरोटोनिन हो सकता है या फिर एपिनेफ्रिन जो है वो हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लैक। फिर अब फॉर्मेशन हो जाएगी प्लेटलेट प्लैक की। देखें, प्लेटलेट सबसे पहले प्लेटलेट प्लैक की जो फॉर्मेशन है उसमें कौन सा स्टेप होगा, उसमें बेटा आ जाएगा प्लेटलेट एडहियन, कि प्लेटलेट आकर उस जगह पे जुड़ते हैं। देखें, mediated largely by the interactions with the bone Willebrand factors act as a bridge between the platelet surface and receptor glycoprotein like GABA जो है glycoprotein 1 beta and exposed collagen। मतलब कि ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। प्लेटलेट सरफेस रिसेप्टर्स जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन है और एक्सपोज्ड कोलेजन के दरमियान भी ये जो है बोन विलेब्रेंट फैक्टर जो है वो एक ब्रिज के तौर पे काम करेंगे।
काम कह रहा है कि जेनेटिकली डेफिशिएंसी अगर हो जाती है जिसमें वॉन विलिब्रेन फैक्टर या जीबी एलबी उसमें कमी आ जाती है 1 जीपी एलबी ग्लाइकोप्रोटीन फर्स्ट बीटा, ठीक है ना, ये किसके लिए, ये इसके रिजल्ट से क्या बनेगा, रिजल्ट्स इन द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इसमें जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इसकी वजह से होना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि अटेस्टिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फैक्टर। तो ये सारे के मतलब कि ये जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में अगर बेटा उन लोगों में जिनमें ये जो है प्लेटलेट ये नहीं है, वॉन विलिब्रेन फैक्टर्स वगैरह ये नहीं है या प्लेटलेट एडहेजन नहीं होगी, तो उनमें वो कह रहा है कि मतलब कि उन लोगों में जो जेनेटिकल डेफिशिएंसी है इसकी, तो उनमें जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? प्लेटलेट एडहेजन देखें, प्लेटलेट एडहेजन किसकी वजह से होती है, वॉन विलिब्रेन फैक्टर्स की वजह से। वॉन विलिब्रेन फैक्टर एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं, ठीक है ना। अगर उन लोगों में जिनमें पैदाइशी तौर पर वॉन विलिब्रेन फैक्टर्स की कमी है तो उनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे। ये बिलबाब है इस चीज़। फिर क्या है जी, शेप चेंज है। पहला हमने क्या पढ़ा था, प्लेटलेट एडहेजन, दूसरा क्या है जी, शेप चेंज। प्लेटलेट रैपिडली चेंज देयर शेप फॉलोइंग द एडहेजन, जैसे ही वो एडहेजन होगी प्लेटलेट्स की वो जल्दी जल्दी अपनी शेप चेंज करना शुरू हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे स्मूथ डिस्क शेप से एक सी अर्चिन्स की तरह। सी अर्चिन्स आपने देखा है, वो समुद्र में पाया जाने वाला जो है ना एक मतलब कि ऑर्गेनिज्म है सी अर्चिन, ठीक है ना, उसकी तरह ये बनना शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा वो जो सरफेस एरिया इनका वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दिस चेंज इज अकम्पनीड बाय द अल्ट्रेशंस इन द ग्लाइकोप्रोटीन, इस चेंज की वजह से जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी, लाइक वो सेकंड बी से जो है थर्ड ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि जो एफिनिटी है फिब्रिनजिन के लिए, ठीक है ना, उसको ये ज़्यादा कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो ट्रांसलोकेशन है नेगेटिवली चार्ज फास्फोलिपिड्स की प्लेटलेट सरफेस की जानब जो है ये भी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ये जो फास्फोलिपिड्स हैं ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर देंगे और न्यूक्लिएशन साइट्स के तौर पर जो है सर्व एज न्यूक्लिएशन साइट के तौर पे एक्ट करेंगे, किसके लिए, फॉर द असेंबली ऑफ कोआगुलेशन फैक्टर कॉम्प्लेक्सेस के, कोआगुलेशन फैक्टर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो है ये न्यूक्लिएशन के तौर पे जो है ये काम करेंगे। फिर है जी सिक्रीशन एंड एक्टिवेशन, इट अकर्स विद चेंज इन द शेप, ये शेप में तब्दीली की वजह से होती है। प्लेटलेट एक्टिवेशन इज ट्रिगर्ड बाय द नंबर्स और फैक्टर्स, प्लेटलेट एक्टिवेशन जो है ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से होगी, जिसमें कोआगुलेशन फैक्टर है, थ्रोम्बिन और एडीपी है, ठीक है ना। थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स वो कह रहे हैं कि थारो अ स्पेशल टाइप ऑफ जी प्रोटीन थ्रू स्पेशल जो प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट्स है, मतलब कि जो वो प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बिन की वजह से एक्टिवेट हुए हैं वे एक स्पेशल किस्म की जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स बनाएंगे, जिसको हम आमतौर पे प्रोटीएज एक्टिवेटेड रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब एडीपी जो है वो कंपोनेंट है डेंस बॉडीज ग्रैन्यूल्स का, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा कि प्लेटलेट एक्टिवेशन हो जाएगी और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये एडिशनल राउंड्स ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेशन जो है इसको बना देगा और इसके अलावा इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, रिक्रूटमेंट, ठीक हो गया। ये थी बेटा सिक्रीशन एंड एक्टिवेशन, किस तरह से प्लेटलेट जो है वो सिक्रीट होंगे और किस तरह से एक्टिवेट होंगे। उसके बाद हम कुछ देखेंगे कोआगुलेशन कैस्केड, जो दूसरा बड़ा स्टेप है प्लेटलेट्स के बाद, वो है जी कोआगुलेशन कैस्केड। कोआगुलेशन कैस्केड क्या है, ये एक सीरीज है जो कि एम्पलीफाई की जाती है एंजाइमेटिक रिएक्शन से, और ये किसकी तरफ लेकर जाती है, ये इनसॉल्यूबल फिब्रिन क्लॉट की तरफ लेकर जाती है, ठीक हो गया। कोआगुलेशन कैस्केड क्या है, इट इज द सीरीज ऑफ एम्पलीफिकेशन of the enzymatic reactions that lead to the deposition of the insoluble fibrin clot। ये एक सीरीज है एंजाइमेटिक रिएक्शंस की, इसमें जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आखिर पे जो है वो फिब्रिन क्लॉट बनेगा। अच्छा बेटा, इसके बाद ना दो तरह के टेस्ट होते हैं, ये नॉर्मली लैब में भी किए जाते हैं कोआगुलेशन कैस्केड को देखने के लिए, जिसमें पीटी और एपीटीटी है, ठीक है ना। पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है ना, एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो ये बेटा आपके वाइवे में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पीटी और एपीटीटी। देखें पीटी क्या है, देखें assesses the function of the protein, it assesses the function of the protein in the extrinsic pathway। अच्छा बेटा, दो तरह से पाथवे, एक इंट्रिंसिक पाथवे है जो अंदरूनी है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है जो बैरूनी है।
वो कहता है कि फंक्शन जो है ये क्या करेंगे, इट असेसेस द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे, जिसमें फैक्टर 7 है, फैक्टर 10 है, फैक्टर 5 है और फैक्टर 2 है और फिब्रिनोजन है। ये इनको क्या करेगा, ये उनको एक्टिवेट कर देगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि टिश्यू फैक्टर्स लाइक फॉस्फोलिपिड्स एंड कैल्शियम आर एडेड टू द प्लाज्मा एंड द टाइम फॉर द फिब्रिन क्लॉट फॉर्म इज रिकॉर्डेड। तो इसमें फिर क्या होगा कि टिश्यू फैक्टर, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम जो है ये आकर प्लाज्मा के साथ जुड़ जाएंगे और जो फिब्रिन क्लॉटिंग का टाइम है वो हम देखें। असल में बेटा पीटी जो है ये एक किस्म का ब्लड क्लॉट होने का टाइम है, फिब्रिन के बनने का टाइम है, तो उसको हम सेकंड्स में जाहिर करते हैं और नैनो सेकंड में भी जाहिर करेंगे। ठीक है ना। ये हम देखते हैं कि कितनी जल्दी किसी बंदे का खून जो है वो जम जाता है। ठीक है ना। तो जितनी जल्दी किसी बंदे का खून जमेगा उतना ही पीटी की वैल्यू कम होगी। मतलब चंद सेकंड्स में, लाइक 14-15 सेकंड्स में अगर किसी का खून जम रहा है तो वो उसकी पीटी की वैल्यू क्या होगी, 14-15 सेकंड्स। फिर है पीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप, इसको कहते हैं। वो कहते हैं कि स्क्रीन्स ये क्या करेगा, ये प्रोटीन और इंट्रिंसिक, वो बेटा एक्सट्रिंसिक पाथवे को दिखा रहा था और एपीटीटी किसको दिखाएगा, इंट्रिंसिक पाथवे को, जिसमें फैक्टर 7 है, फैक्टर 11 है, फैक्टर 9 है, 8 है, 10 है, 5 है और 2 और इसके अलावा फिब्रिन को ये दिखाएगा इंट्रिंसिक पाथवे को। ठीक है ना, इंट्रिंसिक पाथवे को। जो पीटी जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को दिखाता है। सेक्रीज द फंक्शन, अच्छा ये पढ़ लिया। क्लॉटिंग ऑफ द प्लाज्मा इज इनिशिएटेड बाय द एडिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्लाज्मा की जो है वो कह रहा है कि इनिशिएशन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से जो है वो शुरू होगी, लाइक ग्राउंड ग्लास, मतलब कि जो आपका शीशा है, पिसा हुआ शीशा, दैट एक्टिवेट द फैक्टर 7, हेजिमन फैक्टर उसको एक्टिवेट करेगा जो कि फैक्टर 7 है। और इसके अलावा जो है ये फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम को भी एक्टिवेट करता है। और एंड द टाइम टू फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। और इसमें भी जो फिब्रिन क्लॉट का जो टाइम है उसको हम जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक हो, पीटी और एपीटीटी ये दोनों जो है सेकंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा बेटा ये है कोआगुलेशन का स्केल। इसमें देखें किस तरह से इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे के जरिए या फिर वेस्कुलर डैमेज के जरिए जो है ये एक्टिवेट होता है पाथवे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे या अंदरूनी पाथवे, इसमें देखें कि नेगेटिवली चार्ज सरफेस है, जैसे कि ग्लास बीड्स हैं, वो अगर आ जाएंगे तो ये सबसे पहले क्या होगा कि फैक्टर 8 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। वो ये इसको क्या करवा देगा, फैक्टर जो है 7 को जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिवेट करवा देगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेटेड फैक्टर 7 वो क्या करवाएगा कि वो इनएक्टिव फैक्टर, जो इनएक्टिव फैक्टर है वो बेटा रेडिश है और ये जो है ये एक्टिवेटेड फैक्टर है, वो इनएक्टिव फैक्टर 11 को एक्टिवेट करवा देगा। अब फैक्टर 11 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फैक्टर 11 क्या करेगा, ये फैक्टर 9 जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो फैक्टर 9 है जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में फैक्टर 10 जो है उसको एक्टिवेट करवा देगा। ठीक हो गया। अब फैक्टर 10 क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा और फिर थ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा और इससे ये क्लॉट बन जाएगा। समझ आ गई बेटा। दूसरी जानब हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की जानब जाते हैं। इसमें देखें टिश्यू फैक्टर है, टिश्यू फैक्टर क्या करेगा, वो भी फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है ना, फैक्टर 7 जो है इसको एक्टिवेट कर देगा और फैक्टर 7 फिर दोबारा फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा और फैक्टर 10 जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे वो क्या करेगा, फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन को कन्वर्ट कर देगा। बात समझ आ गई बेटा। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले फैक्टर 7 एक्टिवेट होता है, फिर फैक्टर 11 एक्टिवेट होता है, फिर फैक्टर 9 एक्टिवेट होता है, फिर फैक्टर 10 वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा और थ्रोम्बिन क्या करेगी, वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन जो है वो क्लॉट बन जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ टिश्यू डैमेज है या वेस्कुलर डैमेज है, उसके नतीजे में भी जो है फिब्रिन क्लॉट बनता है। तो उसमें देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले एक्सपोज टिश्यू फैक्टर वो क्या करेगा, फैक्टर 7 को फैक्टर 7 एक्टिवेशन में कन्वर्ट कर देगा और जो कि फैक्टर 9 को भी एक्टिवेट कर देगा और फैक्टर 9 क्या करेगा, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा और वही जो इधर है वही दोबारा प्रोथ्रोम्बिन और फिर थ्रोम्बिन और फिर फिब्रिन जो है वो बन जाएगी। इसी तरह हम कह रहे हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन है ये दोबारा फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए दो तरह से काम कर सकती है। या तो ये फैक्टर 11 को दोबारा एक्टिवेट कर सकती है या ये जो है मतलब कि फैक्टर 8 को एक्टिवेट कर सकती है। ठीक है ना, या फिर दोबारा जो है ये फैक्टर 5 को भी एक्टिवेट कर सकती है। ठीक है ना, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे भी काम कर सकती है। अभी देखें ये प्रोसेस जो है
इसको दोबारा देखा गया है। देखें कुछ जो इस प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स हैं जिसमें एक्टिव कोआगुलेशन एंजाइम्स हैं और कुछ सबस्ट्रेट हैं, ये शामिल होंगे। ये मतलब कि क्या करेंगे कि ये जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट किससे होंगे? एक्टिवेटेड फैक्टर 10 और को फैक्टर जो है 5 है, इससे ये एक्टिवेट होंगे। तो क्या करेंगे? फैक्टर 7 और फैक्टर 10 जो है कोआगुलेशन सबस्ट्रेट, उसको कैल्शियम के साथ बाइंड करके एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि ये क्या करेगा कि ये फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 क्या करेगा कि वो आगे जो है वो फैक्टर 2 को एक्टिवेट कर देगा और फैक्टर 2 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक हो गया। और तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो थी प्लेटलेट्स और कोआगुलेशन कैस्केड के बाद, वो है बेटा एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम आपको पता है ब्लड वेसल्स की अंदरूनी लेयर को कहते हैं। सो द बैलेंस बिटवीन द एंटी कोआगुलेंट एंड प्रो कोआगुलेंट एक्टिविटीज of the endothelium often determines whether the clot formation, propagation or dissolution occurs। बात समझ आ गई ना? कहते हैं कि बैलेंस किस में? बैलेंस प्रो कोआगुलेशन में और एंटी कोआगुलेशन में। प्रो कोआगुलेशन और एंटी कोआगुलेशन में जो है ये बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस ही क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा एंडोथीलियम को, और इसके अलावा ये क्लॉट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगा और प्रोपगेशन को एक्टिवेट करेगा, और इसके साथ ही डिसोसिएशन जो है ये होना शुरू हो जाएगी। तो एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटी थ्रोम्बोटिक से क्या मुराद है कि थ्रोम्बोसिस को ये रोकेगी। एंटी थ्रोम्बोटिक प्रोसेस ऑफ द एंडोथीलियम कैन बी डिवाइडेड इनटू द into the activities directed at platelets, coagulation factors and fibrinolysis। ठीक हो गया। अब इसमें देखें प्लेटलेट इनहिबिटरी इफेक्ट क्या है। प्लेटलेट इनहिबिटरी इफेक्ट इसमें देखें, एन ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ इंटैक्ट एंडोथीलियम इज टू सर्व एज बैरियर। वो कहता है कि ये बैरियर के तौर पे काम करती है, जो कि प्लेटलेट्स को जो है वो शील्ड करेगी या उसको कवर करेगी। कहाँ से? सब एंडोथीलियल बोन विलिब्राइन फैक्टर और कोलेजन से। बात समझ आ गई कि नहीं? ओ बेटा जी देखें ना, जो सब एंडोथीलियल जो फैक्टर्स हैं जिसमें बोन विलिब्राइन फैक्टर और कोलेजन है, वो तो जैसे ही जाहिर लगे होंगे तो वो एक्टिवेट कर देंगे प्रोसेस को। उनके ऊपर कौन सी चीज़ है? उनके ऊपर बेटा है आपकी जो है ये एंडोथीलियम। वो कहते हैं कि एंडोथीलियम जो है वो कवर करेगी बोन विलिब्राइन फैक्टर और कोलेजन को, कि वो एक्सपोज ना, क्योंकि जैसे ही वो एक्सपोज होंगे वो तो फिर क्लॉट शुरू करवा देंगे ना, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवा के। तो ये एक किस्म का कवर है, जो एंडोथीलियम है वो एक किस्म का कवर है बोन विलिब्राइन फैक्टर और कोलेजन के ऊपर। नॉर्मली क्या होगा? वो कहते हैं कि एंडोथीलियम आल्सो रिलीजेस द नंबर ऑफ फैक्टर। इसके अलावा जो एंडोथीलियम है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स भी रिलीज करती है जो कि प्लेटलेट की एक्टिवेशन और एडहिजन या एग्रीगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्या है? अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्टासाइक्लिन PG12। इसमें जो इम्पोर्टेंट है फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं? वो है PG12 है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और इसके अलावा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। और बाद में क्या है? लेटर डिग्रेड्स द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ऑलरेडी डिस्कस इन एज अ पोटेंट एक्टिवेटर। वो कहते हैं कि बाद में हम ये देखा है कि प्लेटलेट एक्टिवेटर जो है एक बहुत बड़ा जो है एक्टिवेटर है प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन और एडहिजन के लिए। फाइनली क्या होगा कि एंडोथीलियल सेल्स जो है वो बाइंड कर जाएंगे और जो एक्टिविटी है थ्रोम्बिन की उसको भी चेंज करेंगे, विच इज द ओनली ऑफ द मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर्स ऑफ द प्लेटलेट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट में देखें एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट है इसके। एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट्स में क्या होगा कि नॉर्मली वो कहते हैं कि एंडोथेलियम जो है वो शील्ड करती है कोआगुलेशन फैक्टर को टिश्यू के अंदर, वो हमने पहले भी पढ़ा। फिर क्या करेंगे? एक्सप्रेसेस द मल्टीपल फैक्टर। ये मल्टीपल फैक्टर्स को एक्सप्रेस करेगी जो कि एक्टिवेट कर देंगे और अपोज करेंगे कोआगुलेशन को। ठीक है ना? मोस्ट नोटेबली इसमें प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन है, एंडोथीलियल प्रोटीन सी है, प्रोटीन सी रिसेप्टर्स हैं, या हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर टिश्यू फैक्टर्स हैं, या फिर पाथवेज हैं, टिश्यू फैक्टर पाथवे या इनहिबिटर्स। फिर जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन है और एंडोथीलियल प्रोटीन सी है, ये बाइंड कर जाएगी थ्रोम्बिन के साथ और फिर प्रोटीन सी के साथ। मतलब कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करेगी और एंडोथीलियल प्रोटीन सी जो है ये प्रोटीन सी के साथ जाकर बाइंड करेगी
और ये कॉम्प्लेक्स एंडोथेलियल सरफेस जो है ये बना देंगे। इसके बाद क्या होगा, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी या प्रोटीन जो है वो एस कॉम्प्लेक्स वो पोटेंट है, पोटेंट इनहिबिटर है किसका, कोआगुलेशन फैक्टर्स का, मतलब फैक्टर ए और फैक्टर 5A और फैक्टर 8 का। हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स जो है एंडोथेलियम के सरफेस के साथ वो बाइंड कर देंगे और एक्टिवेट करेंगे एंटी थ्रोम्बिन 3 को, जो कि इनहिबिट करेगा थ्रोम्बिन को और फैक्टर 9A को और फैक्टर 10A को और फैक्टर 11A को और फैक्टर 12A को। आखिर पे बेटा फिब्रिनोलाइटिक इफेक्ट है इसके एंडोथेलियम के। तो नॉर्मली वो कहता है कि एंडोथेलियल सेल सिंथेसाइज द TPA ऑलरेडी जो कि डिस्कस किया गया है वो एक्ट करेगा की कंपोनेंट के तौर पे फिब्रिनोलाइटिक पाथवेज के अंदर। ठीक हो गया। तो बेटा हमने जो है वो क्या पढ़ा है, हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस क्या है कि इसमें नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। अगर कभी कहीं से कट वगैरह आ जाता है तो बड़े मैकेनिज्म के ज़रिए उस कट को या उस प्रोसेस को हम मिनिमाइज़ करते हैं। ब्लड जो है इसका फ्लो को, ब्लड को ज़ाया नहीं होने देते, ब्लड जो है उसको ब्लड वेसल्स के अंदर ही रखते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स थे, इवेंट्स थे, आर्टीरियल वेजो कंस्ट्रिक्शन थी, प्राइमरी हीमोस्टैसिस है, सेकेंडरी हीमोस्टैसिस है, और इसके अलावा जो है वो बेटा क्या थी, क्लॉट फॉर्मेशन या क्लॉट स्टेबलाइजेशन। इसके अलावा हमने थोड़ी सी डिटेल जाहिर की है, डिस्कस किया, जिसमें प्लेटलेट्स की डिटेल है, उनके ग्रैन्यूल्स हैं, फॉर्मेशन है, प्लेटलेट एडिशन है, चेंज ऑफ शेप है या सेक्रेशन है। फिर हमने कोआगुलेशन कैस्केड को जाहिर किया जो है डिस्कस किया, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे या फिर वेस्कुलर डैमेज के जरिए वो एक्टिवेट होता है। फिर हमने एंडोथेलियम को डिस्कस किया है, उसमें भी फिर 3 इफेक्ट्स हैं, जिसमें प्लेटलेट इनहिबिटरी इफेक्ट है, एंटीकोआगुलेटिंग इफेक्ट है या फिर फिब्रिनोलाइटिक इफेक्ट है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द ग्रुप।